Hello guys, welcome to our YouTube channel and today we are going to discuss about chapter organizing and हम लोग नेक्स्ट पार्ट कवर करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के पार्ट थर्ड जो आज ट्वेल्थ का टॉपिक होने वाला है डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्या होता है, क्या टॉपिक है आज का? डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटीज़ एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये क्या होता है डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटीज़? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग के पर्पज़ से एंड सब्जेक्ट के पर्पज़ से, बिजनेस स्टडीज़ का डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। और जनरली ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है नॉलेज के पर्पज़ से भी। तो देखते हैं आज डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटीज़ एक्चुअली में होता क्या है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियोज़ आपको अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का क्या करें, अच्छे से फ़ायदा उठा सके और अपने बोर्ड में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटीज़ एक्चुअली में होता क्या है, तो इसके डेफिनेशन से ही देखते हैं। देखिए डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटीज़ एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, इट रेफर्स टू ट्रांसफ़र ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सबऑर्डिनेट एंड मेकिंग देम अकाउंटेबल। देखिए डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटीज़ के तीन एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ऑथोरिटी, दूसरा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड थर्ड वन होता है अकाउंटेबिलिटी। ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है? पावर, ताकत। क्या होता है? ऑथोरिटी का मतलब पावर, ठीक है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी। क्या होता है? जिम्मेदारी। एंड अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? जवाबदेह। ठीक है, जवाबदेह का मतलब कोई भी आपको काम करने के लिए बोला गया, अगर वो नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो उसका जवाबदेह कौन होंगे? आप होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। तो डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी एक्चुअली में होता क्या है, तो बात को समझिए। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी नाम से ही क्लियर है कि आप ऑथोरिटी को क्या करते हो? डेलीगेट करते हो। ऑथोरिटी का मतलब क्या? पावर। पावर को क्या कर रहे हो? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, दूसरे वर्ड में बोला जा सकता है। किस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? तो हाँ, ऑथोरिटी, जाहिर सी बात है, ऑथोरिटी जो पावर होता है वो बहुत ही बड़े लेवल पे होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होता है। अब वो क्या कर रहा है कि कुछ पावर को वो क्या कर रहा है? दूसरे को दे रहा है, मतलब अपने से छोटे में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब अपने सबऑर्डिनेट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। क्या कर रहा है? किस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? अपने पावर को। और वो पावर को देने के बाद उसको क्या बना रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। पावर के साथ साथ क्या दे रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, मतलब जिम्मेदारी दे रहा है। मतलब क्या बोल दिया गया कि कोई काम करने के लिए उसको पावर दिया गया और उसके बाद उसको जिम्मेदारी दिया गया कि ये काम करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी होगी। ठीक है, तो इस पावर का इस्तेमाल कीजिए और इस काम को आप पूरा कीजिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। अगर किसी कारणवश वो काम नहीं कर पाता है तो उसके साथ साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उसको क्या मिल जाएगा? अकाउंटेबिलिटी भी मिल जाएगा, मतलब जवाबदेही भी कौन होगा? वो सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो क्या होता है कि जब कोई टॉप लेवल का मैनेजर क्या होता है, अपना डे टू डे एक्सपेंस, मतलब डे टू डे वर्क में क्या हो जाए, डे टू डे वर्क में इतना उलझ कर रह जाता है कि अपने मेन काम को नहीं कर पाता है। उसकी वजह से वो क्या करता है कि अपने कुछ पावर को क्या करता है? अपने कुछ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे कि क्या होता है कि उसके काम को कौन कर ले? उसके सबऑर्डिनेट कर ले, और उसके साथ साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दिया जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू ट्रांसफ़र ऑफ ऑथोरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब इसमें क्या ट्रांसफ़र है? ऑथोरिटीज़ को ट्रांसफ़र है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफ़र है टू सबऑर्डिनेट एंड मेकिंग देम अकाउंटेबल। मतलब अपने से छोटे में क्या ट्रांसफ़र कर दिया? ऑथोरिटी को ट्रांसफ़र कर दिया एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफ़र करने के बाद उसको क्या बना दिया? अकाउंटेबल बना दिया गया। ठीक है, जवाबदेह बना दिया गया। अब देखते हैं कि क्या मतलब, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपका प्रोडक्शन का काम है। ठीक है, आपने मिस्टर ए को, मान लीजिए मिस्टर ए है कोई, सपोज कीजिए मिस्टर ए कोई बंदा है। ठीक है, मिस्टर ए कोई बंदा है, मिस्टर ए कोई बंदा है, इसने मिस्टर बी को, एक एम्प्लॉयज़ है, उसको काम दिया कि आपको 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है। ठीक है, चिप्स बनाने का 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है। इसने इसको क्या दे दिया? काम दे दिया, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। ठीक है, ये मैनेजर है, इसने इसको क्या बोल दिया कि आपको 100 यूनिट प्रोडक्शन करना है। ठीक है, जब बंदा गया रॉ मटेरियल, अब प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। जब ये रॉ मटेरियल लाने गया डिपार्टमेंट से या फिर जहाँ पे स्टॉक रखा हुआ है,
तो वहाँ पे बोला गया, वहाँ पे जो देख रेख करने वाला है वो बोलता है कि आपके पास क्या कोई ऑथोरिटी है कि आप इस रॉ मटेरियल का यूज कर सकें? नहीं। तो बोला गया कि नहीं, क्या करिए, क्या ये बंदा उस काम को कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसके साथ साथ क्या बोला गया कि मिस्टर ए ने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दिया, उसके साथ साथ क्या दीजिए, ऑथोरिटी भी दीजिए, ताकि वो बंदा इस काम को कंप्लीट कर सके। और ऑथोरिटी का गलत इस्तेमाल ना हो इसके लिए उसको क्या कर दीजिए, अकाउंटेबिलिटी भी दे दीजिए। अकाउंटेबिलिटी मतलब अगर वो काम नहीं होगा उससे तो उसका जवाबदेह कौन होगा? फिर ये बंदा होने वाला है मिस्टर बी। यही काम करता है कौन? मैनेजर, जिसको क्या बोला जाता है? डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। ठीक है, अपने पावर को कुछ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, उसको क्या बोलते हैं? डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। अब इसके 3 एलिमेंट हैं, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन इससे आ सकता है, इसीलिए आपको पढ़ना होगा। इसके एलिमेंट क्या क्या है? अभी हमने बताया था कि पहला एलिमेंट क्या है, देखते हैं फिर से। क्या बोलेंगे? इट रेफर्स टू ट्रांसफ़र करे किस चीज़ का? ऑथोरिटीज़ का एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, दोनों साथ साथ होता है। टू द सबऑर्डिनेट्स को, अपने सबऑर्डिनेट को मतलब अपने जूनियर का, एंड मेकिंग देम अकाउंटेबल, उसको जवाबदेह का जिम्मेदारी दे देते हैं। ठीक है, देखते हैं इसकी ऑथोरिटी एक्चुअली मतलब होता क्या है। पहला एलिमेंट है ऑथोरिटी। देखिए, ऑथोरिटी रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, ऑथोरिटी का मतलब क्या आता है? राइट, पावर। ठीक है, जिसके पास पावर है, राइट है कोई भी काम करने का। तो ऑथोरिटी रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल के पास पावर होता है टू कमांड, किसी को ऑर्डर देने का। किसको ऑर्डर देने का? तो हिज सबऑर्डिनेट। ठीक है, एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजिशन। मतलब कि ऑथोरिटी का मतलब यही होता है कि उसके पास कुछ राइट है, कुछ पावर है, जो एक पर्सनल इंडिविजुअल के पास होता है, जो किसके लिए होता है? जो किसी को कमांड दे सकता है, ठीक है, या फिर कोई एक्शन ले सकता है अपने पोजीशन के अंतर्गत। मतलब कि जिसका जितना पोजीशन है उसके हिसाब से उसको क्या दे दिया गया? ऑथोरिटी दे दिया गया। ठीक है, ऑथोरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और ये ऑथोरिटी जो फ्लो करता है मतलब बहता है किससे? टॉप टू बॉटम। अभी क्या बोलें कि ऑथोरिटी, जो मेन ऑथोरिटी किसके पास होता है? सबसे ज़्यादा ऑथोरिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होता है। वही उसी में से थोड़ा सा ऑथोरिटी निकाल कर किसको दे देता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। मिडिल लेवल मैनेजमेंट अगर काम नहीं कर पाएगा तो थोड़ा सा ऑथोरिटी किसको देता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट को। ठीक है, तो यही होता है ऑथोरिटी का मतलब, पावर इन फ्यू हैंड्स। कुछ लोगों के हाथ में पावर होता है जिसको क्या कर सकते हैं? वो किसी को ऑर्डर दे सकते हैं या किसी के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं अपने पोजिशन के अंतर्गत रहते हुए। क्लियर है? ये होता है ऑथोरिटी। ठीक है, और ऑथोरिटी कैसे फ्लोज होता है? टॉप टू बॉटम, ये बात याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एलिमेंट का होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबऑर्डिनेट। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी। ठीक है, जिम्मेदारी किसके प्रति? तो ऑफ ए सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। मतलब कि जो भी इसको सीनियर के द्वारा कोई भी काम दिया गया है उसके प्रति क्या होना? जिम्मेदारी लेना। मतलब ठीक है, जिम्मेदारी लेना कि ये उसको काम को कंप्लीट करना है, जो उसको ड्यूटी प्रोवाइड किया गया है उस काम को उसको कंप्लीट करने के लिए क्या है? वो ऑब्लाइज्ड है। ठीक है, तो जवाबदेह है। उसी को फिर देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे होता है? ये हमेशा अपवर्ड मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाता है। जैसे कि क्या, टॉप लोअर लेवल मैनेजमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए। मिडिल लेवल मैनेजमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, जिन लोगों ने अभी नया नया ये वीडियोस देख रहे हैं वो बिल्कुल अपने मेरे प्लेलिस्ट में पूरा सा वीडियो बचा हुआ है, स्टार्टिंग से देखिए, ताकि वीडियोस पूरा बिजनेस स्टडीज़ हम लोग स्टार्टिंग से कवर कर रहे हैं, आप लोग उसका अच्छे से फ़ायदा उठाइए। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोले? लोअर लेवल मैनेजमेंट किसके लिए जवाबदेह होता है? मिडिल लेवल के लिए, मिडिल लेवल टॉप लेवल के लिए। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसको मतलब कि कहाँ कैसे फ्लो हो रहा है? तो टॉप बॉटम टू मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर फ्लोज होता है। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सोज अपवर्ड मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करे। ए सबऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। जाहिर सी बात है, एक जो सबऑर्डिनेट है, जो जूनियर है, वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? अपने सीनियर के लिए। कि कोई भी टास्क उसको दिया गया, कोई भी काम दिया गया तो उसके लिए वो क्या है? बाध्य है कि उसको वो काम करना ही है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है उस काम के लिए, क्योंकि उसको क्या अपने सीनियर के द्वारा कोई भी टास्क दिया गया है जिसको कंप्लीट करना है उसको। ठीक है, इसी को ऑब्लिगेशन बोलते हैं। देन आता है थर्ड एलिमेंट, अकाउंटेबिलिटी। अब ये क्या होता है अकाउंटेबिलिटी का मतलब? अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है टू गिव एक्सक्यूज़ फॉर नॉन कम्प्लीट टास्क टू सीनियर। मतलब कि इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी एक्सक्यूज़ मतलब कि
जवाबदेह होना, कोई जो काम हम क्या करते हैं दूसरे को क्या कहते हैं, अगर कोई काम नहीं होता पाता है परफॉर्म, तो हम उसको क्या कर रहे हैं दूसरे को रिप्लाई कर रहे हैं कि इसके कारण क्या थे, क्यों नहीं हो पाया, क्या क्या रीजंस थे। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, अपना कोई भी जो भी प्रॉब्लम हुआ है उसको आप बता रहे हो किसको, अपने सीनियर को। तो इसको क्या बोला जाता है एक लाइन में, टू गिव एक्सक्यूज फॉर नॉन कंप्लीट टास्क टू सीनियर। जो भी सीनियर के द्वारा टास्क दिया गया आपको, अगर वो काम कंप्लीट नहीं होता है तो उसके लिए आप क्या रिप्लाई देते हो, उसी को क्या बोला जाता है, अकाउंटेबिलिटी बोला जाता है। आगे देखते हैं अकाउंटेबिलिटी में क्या है। ठीक है, देखिए अकाउंटेबिलिटी में क्या है, एक चीज़, वंस ऑथोरिटी हैज़ बिन डेलीगेटेड, एक बार जब ऑथोरिटी बट जाता है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ एक्सेप्टेड, मतलब कि जब हम किसी को ऑथोरिटी दे दिए और सामने वाला वो ऑथोरिटी ले लिया, ठीक है, तो ऑथोरिटी ले लिया, वैसे ही उसको क्या मिल गया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्टेड कि हाँ हम ये काम करेंगे। ठीक है, वन कैन नॉट डिनाई अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि हम उसको ऑथोरिटी दे दिया और सामने वाला मान गया कि चलिए ये पावर हम ले लेते हैं, उसके साथ वो क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबिल भी हो गया। अब कोई रिस्पॉन्सिबिल हो गया तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, जवाबदेह भी बन जाता है। वन कैन नॉट डिनाई अकाउंटेबल। ठीक है, तो ये तीनों एलिमेंट किसके हैं, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी के। ठीक है, कौन कौन सा, पहला क्या होता है ऑथोरिटी, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड तीसरा अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो कोई भी पर्सन क्या होता है, जब ऑथोरिटी मिल जाता है और वो सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है उस ऑथोरिटी को, क्या बन जाता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने के बाद वो बंदा क्या बन जाता है, अकाउंटेबल बन जाता है। ठीक है, इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड एंड फ्लोज अपवर्ड, मतलब ये जो अकाउंटेबिलिटी है वो किसी दूसरे पे शिफ्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आया, मतलब हम किसी को काम करने के लिए बोल दिए और उसको पावर दे दिए, अब वो ऐसा नहीं कर सकता है कि इस काम के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहरा दे कि नहीं ये काम होने का इसका रीज़न ये है, नहीं, इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी किसकी होगी, उस पर्सन की होगी जिसको अथॉरिटी दिया गया है और जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट किया है। तो अकाउंटेबिलिटी भी कौन होगा, वही भी होगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया क्या कि अकाउंटेबिलिटी इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड एंड फ्लोज अपवर्ड, मतलब कि अपवर्ड या डाउनवर्ड कोई भी तरह का डेलीगेट नहीं होता है। ए सबऑर्डिनेट विल बी अकाउंटेबल टू अ सुपीरियर फॉर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, मतलब कि एक जो होता है सबऑर्डिनेट जो होता है हमेशा क्या होता है, अकाउंटेबल होता है किसके लिए, अपने सीनियर को। ठीक है, कोई भी उसको टास्क दिया गया, क्यों नहीं परफॉर्म हो पाया, क्या रीजंस थे, तो उस सब का जवाबदेह कौन होगा, एक जिसको ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड किया होगा वही क्या होगा, अकाउंटेबल भी होगा। अब देखिए डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटीज़ फ्लोज कैसे करता है, कैसे वो शिफ्ट होता है अकाउंट, पहले ऑथोरिटी से किस पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, देन अकाउंटेबिलिटी पे। तो देखते हैं क्या होता है डेलीगेशन, थोड़ा सा है डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटीज़ फ्लोज कैसे, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ टू सबऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसे होता है, मैनेजर कोई काम दूसरे को करने के लिए बोल देता है, मतलब अपने जूनियर को, तो यहाँ से क्या होता है, फ्लोज होता है, स्टार्टिंग होता है क्या, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ टू सबऑर्डिनेट। जब हम दूसरे को काम करने के लिए बोलते हैं, असाइन करते हैं या फिर रखते हैं, तो क्या हो जाता है, काम करने के लिए अभी क्या होता है, वो एग्जांपल दिए कि मिस्टर बी, तो वो क्या दे दिया, पावर दिया, ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी कि तुमको ये काम कंप्लीट करना है। जब ट्रांसफ़र हो गया, अथॉरिटी उसको पावर दे दिए, तो उस पावर का गलत इस्तेमाल ना हो, क्या हो गया, तो एक्सेप्टेंस ऑफ असाइनमेंट, कोई भी काम उसको दे दिए, ठीक है, अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर दिया तो क्या हो गया, एक्सेप्ट कर लिया वो असाइनमेंट काम करने के लिए, ठीक है हम काम करेंगे। तो ये एक्सेप्ट करते के साथ क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो गया, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही वो क्या बन गया, अकाउंटेबल बन गया। ठीक है, तो पहले क्या दी ऑथोरिटी, फिर वो जब एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, देन वो ऑटोमेटिक अकाउंटेबल हो जाता है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या हुआ, व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ड्राइव फ्रॉम अथॉरिटी, मतलब कि जब अथॉरिटी मिलता है तभी उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से है, अथॉरिटी से है, एंड अकाउंटेबिलिटी इज ड्राइव फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से ड्राइव होता है। सो बोल सकते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ क्या होता है कि कोई भी जब मैनेजर अपना काम डे टू डे वर्क के कारण नहीं कर पाता है तो वो क्या करता है, अपने कुछ काम को किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, अपने जूनियर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और पावर देता है कि आपको इस काम को कंप्लीट करना है। जब वो पावर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या बन जाता है, अकाउंटेबल बन जाता है। बस इतना ही प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड राइट इट्स एलिमेंट। तो आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का डेफिनेशन देना है और उसके एलिमेंट को डिफाइन कर देना है कि अथॉरिटी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है एंड अकाउंटेबिलिटी क्या होता है। और ज़्यादा इफेक्टिव आंसर बनाना चाहते हैं तो ये आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ का प्रोसेस लिख दीजिए, थोड़ा
से एक 4 लाइन में कैसे ये फ्लोज होता है एंड ये कंक्लूजन लिख दीजिए। ये आपका परफेक्ट आंसर हो गया 5 नंबर में। कोई भी टीचर आपका नंबर काट नहीं सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर मेरा हैंड का नोट्स बनाया हुआ है, जो आपको टॉपर्स नोट्स चाहिए, जो आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका बिल्कुल फ़ायदा उठाइए और अपने जो भी स्टडीज़ कर रहे हैं उसको एकदम इफेक्टिव वे में स्टडी कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, अभी मैंने क्या कवर कर दिया, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी, ठीक है। अब सेकंड टॉपिक क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, अब इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। देखिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या मतलब समझ में आया। अभी तो बताएं कि मैनेजर अपने जब डे टू डे वर्क के कारण अपना मेन काम नहीं कर पाता है तो वो अपने काम को किसको दे देता है, अपने जूनियर को दे देता है ताकि वो उस काम को कंप्लीट कर दे। ये इस बात समझ में आ गया, ठीक है। तो अच्छा इसका एक चीज़ और हम लोग पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्यों ज़रूरी है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करना, क्यों मैनेजर को ज़रूरी है कि अपने काम को दूसरे को दे दे, भाई अपना काम खुद नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये देखते हैं, समझते हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटीज़। देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटीज़ क्या है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफेक्टिव मैनेजमेंट। समझिए इफेक्टिव मैनेजमेंट कहने का मतलब क्या, कि उसका मैनेजमेंट करने का तरीका जो है मैनेजर का वो क्या है, इफेक्टिव है, मतलब बेस्ट है। बोलो कैसे। अगर मान लो कोई भी एम्प्लॉयज़ को जो हम अपना काम दे रहे हैं वो काम किस लेवल का कर रहा है, एक मैनेजर लेवल का कर रहा है। किस लेवल का, मैनेजर का काम कर रहा है वो, तो कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, उसको मैनेजर का काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसी दौरान इसी मतलब प्रोसेस में हम क्या कर सकते हैं, उसको फ्यूचर मैनेजर के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। फ्यूचर मैनेजर के लिए उसका हम सोच सकते हैं, उसका प्रमोशन के लिए सोच सकते हैं, उसका ग्रोथ के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, एक इफेक्टिव मैनेजमेंट है कि हमारे एम्प्लॉयज़ के कैपेबिलिटीज़ को हम अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसकी पोटेंशियल को हम अच्छे से क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जो इनडायरेक्टली हमारे लिए क्या, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है इन फ्यूचर भी और अभी भी, क्योंकि वो किस लेवल का टास्क परफॉर्म कर रहा है, मैनेजरियल लेवल का। तो कहीं ना कहीं ये किसके लिए फ़ायदेमंद है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसीलिए ये क्या हो गया, इफेक्टिव मैनेजमेंट कहलाया। एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़, कि हम जो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ है उसको हम क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, उसको नया नया चीज़ सिखा रहे हैं, मैनेजरियल लेवल का टास्क परफॉर्म कर पा रहे हैं, जो क्या है एक इफेक्टिव मैनेजमेंट बन जाता है वो। सेकंड पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। देखिए अभी क्या बोलें, अभी जो बोलें डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ होगा, क्योंकि एक एम्प्लॉयज़ जो नया एम्प्लॉयज़ है या फिर कोई भी एम्प्लॉयज़ को जब मैनेजर लेवल का टास्क बन रहा है तो वो किस लेवल का काम कर रहा है, मैनेजर लेवल का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो नया नया चीज़ सीखेगा, जिस वजह से उसका क्या होगा, डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, ये ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्या मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये सारे मिलाकर क्या होता है, डेवलपमेंट बनते हैं, ठीक है। सिर्फ टास्क से नहीं, हर चीज़ से, मतलब कि जब उसका ग्रोथ होगा वो अपन कुछ नया चीज़ सीखेगा तो वो क्या बन जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। जहाँ से मैनेजर का काम कर रहा था उसका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, जो इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। थर्ड पॉइंट, क्रिएट फ्यूचर मैनेजर। अभी बताएं कि हम क्या कर सकते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के थ्रू हम एक नॉर्मल एम्प्लॉयज़ को भी एक फ्यूचर मैनेजर के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि हम किससे उसके फ्यूचर लेवल मतलब कि मैनेजरियल लेवल का काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ वन ऑफ द बेनिफिशियल ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इस तरह के एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, बेनिफिशियल हो जाते हैं, कि उसको हम फ्यूचर मैनेजर बना सकते हैं, क्योंकि वो इस काम को क्या करना सीख जाएगा, मैनेजर लेवल के काम को, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंस हो जाता है। देन बेटर कोऑर्डिनेशन। अब जो बेटर कोऑर्डिनेशन कहने का मतलब क्या, कि ये इन दोनों में जो तालमेल है, मतलब मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच क्या होगा, आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपस में मिलजुल के करेंगे। जहाँ साथ मैनेजर का वो काम करेगा तो वो उसका क्या बन जाएगा, आपस में एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होंगे, एक दूसरे के परसेप्शन को समझेंगे, एक दूसरे के काम तरीका को समझेंगे, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, स्मूथली रन करेगा, ठीक है। कोई भी किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसलिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सपोज़ कि एम्प्लॉयज़ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं हो रहा है तो एक दूसरे के परसेप्शन को समझ ही नहीं रहे, एक दूसरे के काम को नहीं समझ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कि बोलते हैं कि हम ज़्यादा काम करते हैं, तुम कम करते हो, तुम सिर्फ ऑर्डर देते हो। तो उससे अच्छा है कि काम करो भाई, एक दूसरे के काम को समझो, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और एक दूसरे का हेल्प करेंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
फैसिलिटेट ग्रोथ। जाहिर सी बात है ये चीज़ जो होता है मतलब कि हम जो इम्पॉर्टेंट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर रहे हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के क्या होता है, ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जो क्या होता है, फैसिलिटेट्स मतलब हेल्पफुल होता है किस में, ग्रोथ में, किसके, ऑर्गेनाइजेशन के। जाहिर सी बात है जब ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज़ जो भी है इस लेवल का परफॉर्म करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, तभी तो वो मैनेजर लेवल का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं ना। तो इसका पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिड्यूस द लोड ऑफ मैनेजर। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करके हम क्या कर सकते हैं, मैनेजर के लोड को, मतलब जो भी उस पर भार है ज़्यादा काम करने का, या फिर जो भी अपना मेन काम पे फोकस नहीं कर पा रहा है डे टू डे वर्क की वजह से, तो उसके लोड को कम कर सकते हैं किसके थ्रू, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के थ्रू, ताकि वो और भी इम्पॉर्टेंट काम क्या कर सके, वो खुद कर सके। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंस हो जाता है। नेक्स्ट, इम्प्रूव सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। जहाँ से आता है जब मैनेजर का काम कोई उसके जूनियर करेगा या सबऑर्डिनेट करेगा तो उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या होगा, मजबूत होगा, और भी फ्यूचर में उसको काम करने के लिए मिल सकते हैं, और उनका इन फ्यूचर क्या हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है, और भी नए नए चीज़ सीखने को मिल सकता है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है। क्लियर है? तो हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज चैप्टर कवर कर लिए। देन नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का, अभी कवर करने वाले हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ये दोनों आपस में मिलता जुलता है लेकिन डिफरेंस है। ठीक है, देखिए अभी क्या डिफरेंस है वो हम बताएंगे एट द एंड में। पहले देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन जानने से पहले हम लोग जानते हैं सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एक वन ऑफ द प्रिंसिपल्स था आपके किस में, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पावर इन फ्यू हैंड्स। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पावर जो है, ऑथोरिटी जो है वो कुछ लोगों के हाथ में ही होता है। ठीक है, उसके अलावा कोई उस ऑथोरिटी का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ऑथोरिटी जो होता है, पावर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कि जिस पोजीशन का जो एम्प्लॉयज़ है उस पोजीशन पे ऑलरेडी ऑथोरिटी दिया गया है कि इस पोजीशन का एम्प्लॉय जो है इतना ऑथोरिटी, इस ऑथोरिटी का उपयोग कर सकता है। ठीक है, जैसे कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट का एम्प्लॉय जो है वो किसको हायर कर सकता है, एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकता है, ये इसको अथॉरिटी दिया हुआ है किस लेवल पे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या कर सकता है, अपने एम्प्लॉयज़ वर्कर्स की शिकायत कर सकता है, अपने प्रॉब्लम को सुन सकता है, उसको सॉल्व कर सकता है, ये उसको अथॉरिटी पहले से दिया हुआ है। तो हम इंसान को डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं दे रहे कि तुम्हारे पास ही अथॉरिटी रहेगा। अगर उस पोजीशन पे कोई भी अदर पीपल, कोई भी अदर एम्प्लॉयज़ आता है तो वो उस अथॉरिटी का इस्तेमाल कर सकता है, जिसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। देखिए अब देखते हैं सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। अब डेफिनेशन समझते हैं, ये हम कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दिए, आप समझिए। इट रेफर्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स। मतलब कि पावर क्या है, कुछ लोगों के हाथ में ही है जिसका वो उपयोग कर सकते हैं। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट, अब टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास कुछ पावर क्या होता है, जैसे कि पॉलिसी बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, रिसोर्सेस असेंबलिंग करना, ये सब किसके हाथ में होता है, सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट को होता है। उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है। अब देखिए डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहते हैं, इवन एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी टू एवरी लेवल ऑफ मैनेजर्स। मतलब कि जो भी हम टॉप से लेकर मिडिल लेवल, लोअर लेवल तक जो भी हम लेवल्स के अकॉर्डिंग मैनेजर्स बनाए रखे हैं या डिपार्टमेंट बनाए रखे हैं या लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है हमारा जो भी है, तो उस लेवल पे ऑटोमेटिक हम क्या नहीं कर रखा है, उस लेवल के अकॉर्डिंग हमने अथॉरिटी भी डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। सपोज कीजिए कि अगर कोई किसी चीज़ का डिसीजन लेना, मान लीजिए 10,000 से रिलेटेड डिसीजन लेना हो, तो 10,000 तक का डिसीजन हम लोअर लेवल मैनेजमेंट को दे रखे हैं पावर कि आप 10,000 तक का अगर किसी तरह का डिसीजन है तो आप ले लीजिए, हमसे पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर 1 लाख तक का डिसीजन है तो आप मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास पावर है कि आप ले सकते हैं। बाकी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो तो कोई भी तरह का डिसीजन ले सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हम पावर को पहले से डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। ठीक है, चाहे उस कोई भी एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व नहीं है, अगला कोई भी एम्प्लॉयज़ उस पोजीशन पे आता है तो उस पावर का इस्तेमाल कर सकता है। इसी को क्या बोला गया, डिसेंट्रलाइजेशन बोला गया। ठीक है, इवन एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी टू एवरी लेवल ऑफ मैनेजर। हर लेवल ऑफ मैनेजर के पास अपना अपना अथॉरिटी बांटा गया है पहले से। ठीक है, ये चीज़ होता है। अब देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, क्यों ज़रूरी है डिसेंट्रलाइजेशन। देखते हैं, देखिए डेवलप इनिशिएटिव एवं सबऑर्डिनेट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कि अपने से जो जूनियर लोग हैं उसके पास ऑटोमेटिक पहले से हमने पावर दे रखा है उसके लेवल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, उस पावर का जब वो डिसीजन मेकिंग का काम खुद करेगा तो क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा,
क्या डेवलपमेंट होगा, उसमें डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, किसी भी तरह किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका सीखेगा कि नहीं सीखेगा। तो इसी को बोलते हैं डेवलप इनिशिएटिव एवं सबऑर्डिनेट। अपने आप में मतलब कि अपने जूनियर को किस तरीके से डिसीजन लेना है, किस तरीके से प्रमोट करना है, तो ये चीज़ क्या करता है, हमको डिसेंट्रलाइजेशन का ही फ़ायदा होता है। इन फ्यूचर अगर वो निचले जैसे कि वो पावर का सही इस्तेमाल करता है या बहुत ही अच्छा डिसीजन लेता है जिसके इन फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलता है, तो उसका और क्या हो सकता है, प्रमोशन मिल सकता है और भी बड़े लेवल बड़े बड़े पावर उसको अथॉरिटी मिल सकता है, ताकि वो इन फ्यूचर उसको क्या किया जा सके, और भी बड़े बड़े डिसीजन लेने के लिए इनिशिएट किया जा सके, पहल किया जा सके। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंस ये हो जाता है कि हमने क्या कर दिया, प्रिपेयर कर रहे हैं किसको, कि अपने सबऑर्डिनेट को, कि वो डिसीजन लेना सीखे, सिचुएशन को हैंडल करना सीखे। इसीलिए उसको पहले से ही पावर मैंने दे रखा है, उसके लेवल्स ऑफ उसके जो भी बोल दीजिए, उसके जो भी एम्प्लॉयज़ का पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग हमने पहले से ही पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, जिससे कि किसी भी तरह का डिसीजन लेने के लिए अपने सीनियर से नहीं पूछना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो गया, एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंस बन जाता है डिसेंट्रलाइजेशन का। देन क्विक डिसीजन। अब जाहिर सी बात है, पहले से हमने पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि 10,000 तक का डिसीजन कौन ले सकता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट ले सकता है। तो क्या उसको किसी से पूछने की ज़रूरत है कि हमको डिसीजन लेना है हाँ या नहीं, सीनियर से बात करेंगे, नहीं, वो ले सकता है डिसीजन। इसलिए क्या होगा, फास्ट डिसीजन मेकिंग होगा। ठीक है, काम में देरी नहीं होगी। ठीक है, तो एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंस बन जाता है। सपोज कीजिए ना 10,000 का डिसीजन लेना है, हम अपने क्या करें, सीईओ को कॉल लगा रहे हैं, क्या पॉसिबल है कि 10,000 के लिए हमको कॉल लगा रहे हैं भाई, उससे अच्छा तू खुद डिसीजन ले ले। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, तो फास्ट क्या होता है, फास्ट डिसीजन मेकिंग होता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का काम स्मूथली चलता रहता है। नहीं तो छोटे छोटे चीज़ के लिए जब हम अपने सीनियर से पूछने लगे तो पता चला हो गया काम अच्छे से, नहीं तो क्विक डिसीजन एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंस बन जाता है किसका, डिसेंट्रलाइजेशन का। नेक्स्ट पॉइंट देते हैं क्रिएट फ्यूचर मैनेजर। जाहिर सी बात है कि जब डिसीजन मेकिंग करने का पावर हम उसको दे देंगे, अपने सबऑर्डिनेट को दे देंगे, तो क्या करेगा, अगर अच्छा डिसीजन लेगा तो हम उसी के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं, इन फ्यूचर मैनेजर क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसके पास पावर है भाई। अभी से डिसीजन मेकिंग सीखेगा तो क्या होगा, हम उसको आगे भी चांस दे सकते हैं कि वो और अच्छा करेगा इन फ्यूचर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंस बन जाता है। नेक्स्ट रिलीफ ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स। जाहिर सी बात है, अब छोटी छोटी बातों के लिए क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को परेशान नहीं किया जाएगा। ठीक है, ताकि वो अपने आप काम को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि पहले ही से डिस्ट्रीब्यूट है ना कि आप इस लेवल का क्या कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। तो क्या हो गया, एक बर्डन दिमाग से रिलीफ हो जाता है, किसके लिए, टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए, कि उसको कोई नहीं भुकाने वाला है। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, बेटर कंट्रोल। क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन में इवन एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटीज, सबको अपना अपना पावर बता दिया गया है कि आपका कितना लेवल का पावर है, तो क्या होगा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन बेटर कंट्रोल रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। किसी भी तरह का डिसीजन लेना होगा तुरंत डिसीजन लेगा, फाइनल करेगा उसको। क्यों, अगर उसके बजट में उसके औकात में रहेगा तो, क्योंकि ये किसके द्वारा डिसाइड किया गया है, जाहिर सी बात है जब पॉलिसी बनाया गया होगा तभी डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा अथॉरिटी को, कि किस लेवल के मैनेजर के पास या किस लेवल के डिपार्टमेंट के पास कितना अथॉरिटी होने वाला है। तो ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए ये भी करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो बेटर कंट्रोल है एंड इम्प्रूव्स टीम वर्क। जाहिर सी बात है, अब पूरा ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो सकता है, अकेला तो कोई बंदा हो ही नहीं सकता है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करे। तो सब मिलकर अथॉरिटी को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि वो क्या कर सकते हैं, एक टीम बन जाते हैं और पूरे टीम मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए काम कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, टीम वर्क में वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो समझिए कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ मतलब क्या होता है कि मैनेजर अपने काम को कुछ गिने चुने हुए लोग में क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कि बांट रहा है कि वो उनका काम कर दें। ठीक है, तो ये होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। उनके मतलब कि अपने पसंदीदा लोग को क्या कर देगा, वो काम दे देगा कि चलो तुम अच्छा काम कर सकते हो, तुम ये काम कर लो मेरा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ पोजीशन। ठीक है, कि इस लेवल पे किसी भी तरह का काम आएगा, इस लेवल पे किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए जो भी वहाँ पे बंदा अवेलेबल है या जो भी उस पोजीशन पे है वही इस सिचुएशन को क्या करेगा, हैंडल करेगा। ठीक है, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या हो गया कि ये मैनेजर अपने कुछ गिने चुने हुए लोग में काम को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और इसमें क्या होता है कि पहले से पोजीशन के अकॉर्डिंग अथॉरिटी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट रहता है। यही डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस किसके बीच, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच। तो दोनों में क्या होना चाहिए, अच्छा डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि इसमें क्या होता है कि कुछ पोजीशन पे क्या होता है, सेंट्रलाइज होता है, जैसे कि अभी क्या बना, रूल्स बनाना,
रिसोर्सेस असेंबल करना, पॉलिसीज़ बनाना, ठीक है। तो ये एक टॉप लेवल मैनेजमेंट है। लेकिन कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अपने सबऑर्डिनेट में, अपने जूनियर लेवल के एम्प्लॉयज़ को या जूनियर लेवल के लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू, तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन बुलाया जाता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही होने वाला था। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कुछ लोगों ने कहा है इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए, तो हम सोच रहे हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे हम। फ़िलहाल हम इसको कंप्लीट कर देते हैं, एक पोर्शन बीएसटी का, देन इकोनॉमिक्स का भी सीरीज स्टार्ट करेंगे और 1 महीने में हम ख़त्म भी कर देंगे, ठीक है। तो आपको इस ऑर्गेनाइजेशन मतलब इस चैनल से जुड़े रहना है, ताकि हम एट द एंड आपको पूरी तरह से प्रिपेयर कर कर भेजें बीएसटी का और इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइएगा। तो आप ये वीडियोस इस चैनल से जुड़े रहना आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हम चाहेंगे कि इस चैनल को आप शेयर भी करें, ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। एट द एंड हम इकोनॉमिक्स का भी वीडियो डालेंगे कुछ समय बाद। इसको एक पोर्शन कंप्लीट करने के बाद इकोनॉमिक्स का भी वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे। आप लोग अच्छे से पढ़िए एंड रिविज़न करते रहिए। थैंक यू।